हम लोग आज एम्ब्रियोलॉजी के या कहें तो रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के थर्ड एपिसोड में हैं। मैं एज यूजुअल गणेश सिंह चौहान, मैं डॉक्टर पीएल सैनी। सैनी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनके मार्गदर्शन में काफ़ी अच्छी जो क्लासेस हैं वो कंडक्ट हो रही हैं। आपको गुरु नीति में भी बेहतरीन आपके नॉलेज का बेनिफिट मिल रहा है, तो मैं चाहूँगा कि आप इस एपिसोड में कंटिन्यू रहें, चीज़ों को समझें। इसमें जो कंसेप्चुअल चीज़ें हैं ओबियसली मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं कि ये सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं है, यहाँ कई क्वेश्चन ऐड हो गए, ठीक है ना। तो हम लोग सर फर्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं जो कि 81 है यहाँ पर। क्या गिवन बिलो इज द डायग्रामेटिक व्यू ऑफ एन एग apparatus, identify the parts labeled A, B, C and D and select the right option about them। ये हमारा सर यहाँ डायग्राम दिया है जो एनसीईआरटी को फॉलो करता है। एनसीईआरटी को फॉलो करता है। देखो इस डायग्राम में क्या खास बात है वो समझने की जरूरत है सर। तो इसमें यहाँ पर एक्चुअली ये डबल फर्टिलाइजेशन का डायग्राम है सर। जी बिल्कुल। लेकिन यहाँ दो ही सेल इन्होंने दी। जी बिल्कुल। और इसीलिए बच्चा इसको कैसे समझेगा, जैसे मान के चलो यहाँ इंटरेस्टिंग जो इस डायग्राम की खूबसूरती है या जरूरत है आपकी वो ये है कि यहाँ पर ये जो सेल है वो सिनर्जिट है क्योंकि इसमें फिलीफॉर्म एपेरेटस आपको नजर आ रहा है। तो अच्छा ये आपके मेल गैमेट्स हैं, कोलन ट्यूब के थ्रू आ रहे हैं। अब ये जो सेल है इसे यहाँ पर एग कंसीडर किया गया, ये एग है। क्यों? क्योंकि ये लेटरल साइड में सिनर्जिट है, सिनर्जिट पर कोलन ट्यूब पहुंच रहे हैं और कोलन ट्यूब के साइटोप्लाज्म में ही दोनों न्यूक्लियस को रिलीज किया जाएगा। वहां से एक ट्रिपल फ्यूजन और एक डबल फर्टिलाइजेशन के लिए यानी कि सिनगेमी के लिए मूव करेगा, ठीक है। तो यहाँ इंपॉर्टेंट बात ये है, वैसे आप नॉर्मली क्या मानते हैं कि सिनर्जिट के बीचों बीच एग की पोजीशन होती है, लेकिन यहाँ दो सेल है तो आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाए, इसको क्लैरिफाई करने के लिए इस क्वेश्चन को फ्रेम किया है। तो इसमें सर अपन देखें कि ए ये सेंट्रल सेल हो जाएगी, जी बिल्कुल, और जो बी है वो एग हो जाएगा, बस है ना। और आपका जो सी है वो सिनर्जिट हो गई, डी फिलीफॉर्म एपेरेटस है। थर्ड आंसर अपना राइट है। हाँ, तो इसमें एक्चुअली क्या था, ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन था। ये डायग्राम को ठीक से याद रखना समझना बहुत जरूरी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेंट्रल सेल आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन बिकम द, किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, जायगोट सेल या सेल ऑफ एम्ब्रियो, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जिसे शॉर्ट फॉर्म में सर अपन पीईएन के नाम से भी जानते हैं, सस्पेंसर सेल। सर देखिएगा, अब इसने ट्रिपल फ्यूजन के लिए बोला, आपके पास ये एम्ब्रियो सेल हो गया और इस एम्ब्रियो सेल की ये वाली जो सेल है सेंट्रल सेल है, ये आपके पास एग सेल है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन एग सेल इज कन्वर्टेड इनटू जाइगोट एंड सेंट्रल सेल, इसके साथ में आपके पास ये 2 पोलर न्यूक्लियाई थे, थर्ड इसके साथ ऐड हो गया, तो ये 3n जो है ना और न्यूक्लियस बना। न्यूक्लियस के लिए आप वर्ड यूज करोगे PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और सेल के लिए इस कंप्लीट सेल के लिए आप एक वर्ड यूज करेंगे, वो है PEC, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। सो अपना आंसर चला जाता प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल थर्ड। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये एनसीईआरटी के डायग्राम है, अपन ये मान लें कि यहाँ पर लिखा है। तो डायग्राम में मैं एक बात और भी कहना चाहूंगा चौहान साहब आपको, सर कि जितने भी डायग्राम हमारे एनसीईआरटी के मोस्टली वो एग्जाम के अंदर एजुकेटेड जो है दे दिए जाते हैं, कट पेस्ट कर दिए जाते हैं। तो आप लोगों को एग्जाम तो हर डायग्राम जो है वो एग्जाम में याद रखना होता है। यदि उसमें क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है चौहान साहब, तो फिर उसके बाद में वो चीज लंबे टाइम तक याद रह जाती है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल चौहान साहब। तो ये द अबव फिगर शोइंग टाइप ऑफ हाइड्रोफिली इज, एक्चुअली यहाँ थोड़ा सा अपन को इसको एलेबोरेट करके समझना चाहिए कि जो हाइड्रोफिली है मींस वाटर पॉलिनेशन है, वो दो तरीके का कंसीडर किया गया है। एक हाइपोहाइड्रोफिली होती है सर, एक एपीहाइड्रोफिली।
मतलब एक में पॉलिनेशन अपर सरफेस पर चल रहा है और एक में इनर सरफेस पर भी पॉलिनेशन की प्रोसेस हो जाती है, जैसे हाइड्रा के अंदर ये चीज हमें देखने को मिलती है जी। लेकिन ये जो पॉलिनेशन की प्रोसेस है जहां वाटर के अपर सरफेस पर कहीं ना कहीं ये जो मेल फ्लावर हैं ये इस जो फीमेल फ्लावर है जिसकी स्टिग्मा है यहाँ पर ये मेल फ्लावर है, ऐसे ये वाटर करंट के थ्रू ऐसे पास आउट होते हैं। यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि ये इसके एंथर लोब कहलाते हैं और ये लोब तभी ब्लास्ट होते हैं जब ये स्टिग्मा के कांटेक्ट में आते हैं सर। तो यहाँ कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जैसे इसमें ट्राइफिड स्टिग्मा की बात करी गई है, आप देख पा रहे हो ट्राइफिड स्टिग्मा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और दूसरी चीज ये है कि इसका जो एंथर लोब ब्लास्ट होने के बाद में इसके पोलन ग्रेन इसके कांटेक्ट में आते हैं। अब यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि आखिर इस फीमेल फ्लावर में कॉइलिंग क्यों की गई है। यहाँ पर अपन इस तरीके से ये कॉइलिंग को देख रहे हैं, तो ये कॉइलिंग की क्या वजह मानी जाती है? तो कॉइलिंग की जो वजह है मेरे हिसाब से, क्योंकि इस जो फीमेल फ्लावर है इसके स्टिग्मा को वाटर के जस्ट अपर सरफेस पर एग्जिस्टिंग मोड में रहना है, तभी इससे मेल जो फ्लावर है वो कांटेक्ट में आ सकता है। तो होता ये है कि वाटर की सरफेस कांस्टेंट नहीं होती सर जी, बिल्कुल। तो ये कम या ज्यादा हो सकती है, तो उसको मेंटेन करने के लिए अकॉर्डिंग अप डाउन होता है, अप डाउन ये करने के लिए ऐसी प्रोसेस होती है। तो इसीलिए ये जो प्रोसेस है वो पानी के अपर सरफेस पर ही कंडक्ट हो रही है। फीमेल जो फ्लावर है वो अपर सरफेस पर पहुंच जाते हैं, मेल फ्लावर की लोकेशन सर इनर वाटर में होती है, वहां से ये अपर साइड में जाते हैं। इन्हें यहाँ पर कहा गया है कि ये बोट शेप भी होते हैं, जैसे बोट शेप में फ्री फ्लोटिंग करते रहते हैं और ये तब तक फ्री फ्लोटिंग करते हैं वाटर करंट के साथ में जब तक ये स्टिग्मा के कांटेक्ट में नहीं आ जाते। जैसे ही कांटेक्ट में आते हैं सर ये अपने पोलन ग्रेन्स को स्टिग्मा के कांटेक्ट, तो कहने का मतलब ये हुआ कि एपीहाइड्रोफिली एग्जांपल बन जाता है। हाइपो ये हाइड्रेला में होगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड हो नहीं सकते, तो कहने का मतलब अपना राइट आंसर एपीहाइड्रोफिली बन जाता है। तो दोस्तों ये डायग्राम जो था वो आपका था टैप ग्रास का, मींस वेलिशन एरिया का। बिल्कुल। और वेलिशन एरिया में जो मतलब टाइप ऑफ पॉलिनेशन है वो कैसा है? एपीहाइड्रोफिली ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। बिल्कुल, क्यों? क्योंकि ये डायग्राम एनसीईआरटी में दिया है तो उस लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन is sir, formation of primary endosperm nucleus (PEN) after fertilization is characteristic of, means जो PN बन रहा है वो किसका characteristic feature है? मतलब सर जैसे कहा जाता है कि डबल फर्टिलाइजेशन इज ए characteristic feature of angiosperm plant, only angiosperm। देखिए एंडोस्पर्म आपको दो प्लांट्स में देखने को मिल सकता है, दो ग्रुप में देखने को मिल सकता है। या तो आपको मिलेगा जिम्नोस्पर्म में या मिलेगा एंजियोस्पर्म में। एंजियोस्पर्म में आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप होता है और जिम्नो में बिफोर फर्टिलाइजेशन डेवलप होता है। सो इन जिम्नोस्पर्म इट हैव मतलब इट इज हैप्लोइड स्ट्रक्चर, व्हाइल इन एंजियोस्पर्म इट इज 3n स्ट्रक्चर। तो 2n प्लोइडीज की कभी नहीं हो सकती। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन इसने बोला है, तो आप ये मान के चलिएगा कि आंसर हमारा एंजियोस्पर्म चला जाएगा। यहाँ सर एक बात अपन और इनको बता दें बच्चों को कि एक्चुअली डबल फर्टिलाइजेशन में दो प्रोसेस होती है जी। एक सिनगेमी है और एक ट्रिपल फ्यूजन। बिल्कुल सही। तो सिनगेमी की जो प्रोसेस है सर वो तो एगी से लेकर एंजियोस्पर्म तक आपको मिल जाएगी। सिनगेमी इज नोन एज ट्रू फर्टिलाइजेशन वेयर वन मेल गैमीट फ्यूज विद अनदर फीमेल गैमीट। बिल्कुल करेक्ट। मींस दिस इज फ्यूजन ऑफ टू डिसिमिलर गैमीट्स टू प्रोड्यूस जाइगोट। अच्छा, इसे हम ट्रू फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इससे एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो जो नेक्स्ट जनरेशन आती है। अब जो ट्रिपल फ्यूजन है वो एक्चुअली हमें यहाँ पर 3n PN का फॉर्मेशन करा के देता है और इसी से बनता है बाद में चल के फिर एंडोस्पर्म। बिल्कुल, जो कि डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। ये दोनों प्रोसेस मींस ट्रिपल फ्यूजन और डबल फर्टिलाइजेशन एक ही जगह सिर्फ हमें एंजियोस्पर्म तो इसलिए आंसर अपना in formation of embryo cell female gametophyte how many divisions occurs in functional megaspore nucleus? One meiosis, क्योंकि सर यहाँ पर फंक्शनल मेगास्पोर की बात करी जाती है। मींस यहाँ पर अपने
ये अपना एम्ब्रियो सैक है और इस एम्ब्रियो सैक में ये जो न्यूक्लियस है यहाँ पर इसमें मियोसिस हो रही है, मियोसिस प्रोसेस। अब इससे क्या हो रहे हैं कि 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर लीनियरली अरेंज्ड हो रहे हैं, आउट ऑफ देम 3 आर डिजेनरेट, है ना, और 1 फंक्शनल मेगास्पोर्स आर रिमेन टुवर्ड्स द सेलेजर एंड। अब इसके अंदर से कितने माइटोटिक डिवीजन होंगे? तो ऑब्वियसली 3 माइटोटिक डिवीजन होंगे सर। 3 माइटोटिक डिवीजन से हर एक जो एम्ब्रियो सैक है वो 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लियेट कंडीशन में जनरेट होता है। तो ये भी एनसीईआरटी ने क्लैरिफाई किया है, चाहे वो डेवलपमेंट मोनोस्पोरिक हो, चाहे वो टेट्राग हो, चाहे वो बाइस्पोरिक हो, ऑल टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट हैव 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियेट कंडीशन। तो थर्ड आंसर, फोर्थ आंसर इसका ओनली 3 माइटोसिस, क्योंकि बात यहां से आगे की पूछी जा रही है। ये देखिए इसमें था फंक्शनली एक्टिव मेगा, मतलब मेगास्पोर्स, बिल्कुल सर। तो ये अपना फोर्थ आंसर राइट हो जाता है जी सर। ऑटोगेमी अकर्स इन, ऑटोगेमी किसमें पाई जाती है? बिटवीन 2 फ्लावर्स ऑफ सेम प्लांट, within a flower, between 2 flower of different plant of same species, none of these। ये ऑटोगेमी के रेस्पेक्ट में एक अच्छा क्वेश्चन है। जैसे एक ही प्लांट है, एक ही प्लांट पर अगर 2 फ्लावर हैं अलग अलग ब्रांचेस पे सर, तो वो जिटोनोगेमी करेंगे। तो इसलिए उसको तो हम लोग ये वाला पार्ट तो गेटिनो के लिए निकाल देते हैं। हाँ, जिटोनोगेमी के लिए चला जाएगा। और ये विदिन ए फ्लावर, हाँ, ये क्लिस्टोगेमी के लिए, ऑटोगेमी होगी इसमें अंदर। हाँ, बिल्कुल सर। इसको जीनोगेमी बोलते हैं। हाँ, फिर से जीनोगेमी का कैरेक्टर आ गया, तो इसलिए हमारा सेकंड बच जाएगा, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मोनोसियस प्लांट प्रिवेंट बोथ जीनोगेमी एंड ऑटोगेमी बट नॉट जिटोनोगेमी, only xenogamy, only जिटोनोगेमी सर। Monoecious plant means both sex organs are present in flower, so prevent किसको कर सकता है? हाँ, इसके लिए तो हम लोग कह सकते हैं monoecious plant prevent both xenogamy and autogamy। ये तो नहीं होगा सर, xenogamy तो हो सकती है और monoecious है, दोनों फ्लावर एक ही पोजीशन पर, एक ही प्लांट पर, दोनों सेक्स ऑर्गन। हाँ, वो आपने मेल्स अपन अक्सर डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर ये इसके मेल फ्लावर है, हाँ, और इसके जो नोड रीजन है वहां पर अपना ये बुट्टा लगे हैं, कॉम लगा हुआ है। तो यहाँ से ये पोलन ग्रेन आ जाएगा, पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन के लिए तो आ जाएंगे ना। तो जीनो भी हो सकती है और ये ना गेटेनो भी हो सकती है, लेकिन ऑटोगेमी तो नहीं होगी। हाँ, जिटोनोगेमी हो जाएगी, हाँ, है ना। हाँ, तो ये तो ऑटोगेमी बट नॉट जिटोनोगेमी, जी, है ना जी। अच्छा, ये बात हो गई। ओनली जीनोगेमी भी जरूरी नहीं, ओनली वो जरूरी नहीं, हाँ, ओनली जिटोनोगेमी ये भी जरूरी नहीं, जीनो भी हो सकती है और गेटेनो भी हो सकती है। हाँ, सेकंड आंसर चला जाता है, तो अपना सेकंड आंसर इसका चला जाता है। और ये अपना हमें मेज प्लस ये हमें मिल जाएगा कैस्टर, हाँ, कैस्टर, इन दोनों में ये चीज। अच्छा, ये एनसीईआरटी में लाइन भी है सर जी, इसके मेज और कैस्टर के रिस्पेक्ट में बात करिए जी। फिर उन्होंने कहा है कि देखो पपाया जो है, हाँ, उसमें भी यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, बट वो डाइसियस प्लांट, डाइसियस है, वो उसमें मेल और फीमेल प्लांट अलग अलग। पपाया ऑलवेज रिप्रेजेंट एलोगेमी या क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है, ये बात। Autogamy can occurs in a chesmogamous flower if pollen mature before maturity of ovule, मतलब पोलन ग्रेन ओव्यूल की मैच्योरिटी से पहले मैच्योर हो जाए, ओव्यूल्स मैच्योर बिफोर मैच्योरिटी ऑफ पोलन, बोथ पोलन एंड ओव्यूल्स मैच्योर साइमल्टेनियसली, मतलब एट ए सेम टाइम, है ना। तो मींस ये सिंक्रोनाइजेशन से रिलेटेड बात हो रही है ना सर। इसे अपन एक सही टर्म में होमोगेमी भी कहते हैं। एक होमोगेमी होती है, वो डिकोगेमी होती है। तो डिकोगेमी तो आउटब्रीड डिवाइसेस के रेस्पेक्ट में आ जाएगी, तो होमोगेमी यहाँ पर आते हैं। बोथ एंथर एंड स्टिग्मा आर
ऑफ इक्वल लेंथ, तो ये भी सिंक्रोनी के रेस्पेक्ट में आ रही है, लेकिन ये ज्यादा बेटर है ना। देखिए पोलन जो है यदि ओव्यूल से पहले मैच्योर हो जाते हैं तो आप जानते होंगे कि कुछ स्पीसीज में पोलन ग्रेन्स की लाइफ स्पान बहुत छोटी होती है, तो उसमें ऑटोगेमी होने की पॉसिबिलिटी घट जाती है। यदि हम लोग ये देखें कि ओव्यूल पहले डेवलप हो गया तो क्या होगा, पोलन ग्रेन ये उसको कहीं बाहर से मिल जाएंगे तो क्रॉस पोलिनेशन होगा। हमारे पास एक कंडीशन बचती है कि दोनों सेम टाइम में मैच्योर हो, तो उस कंडीशन हाँ, इसमें जो टर्म्स भी हैं थोड़ा डिटेल में जाते हैं, तो प्रोटेंडरी, प्रोडगाइनी, बिल्कुल उसमें आउटब्रीड डिवाइसेस में हम लोग स्टडी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सम इवेंट्स दैट आर रिलेटेड विद द आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन प्रोग्राम। आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन प्रोग्राम मतलब जो मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे उसी के रिस्पेक्ट में ये बात की जाती है। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दीज इवेंट्स ड्यूरिंग द आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे और उसके सीक्वेंस में आगे की तरफ किस प्रोसेस को ले जाएंगे। तो सर जैसे वो मेंडल ने सर क्रिस क्रॉस हाइब्रिडेशन अपनाते हैं, बिल्कुल मतलब उसमें ये बात कही जाती है कि दो जो पेरेंट लेते थे उनमें एक को एक टाइम में फीमेल और सेकंड एक्सपेरिमेंट उसी को मेल की तरह वर्क कराते हैं, बिल्कुल या यूज करते हैं। जी तो सबसे पहले तो सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स ही हो जाएगा सर, जी बिल्कुल, है ना। उसके बाद में डस्टिंग द पोलन ऑन स्टिग्मा, कलेक्शन ऑफ पोलन फ्रॉम मेल पेरेंट्स, एमास्कुलेशन, ये आ जाएगा आंसर एमास्कुलेशन, हाँ सर, क्योंकि उसको पोलेट एंथर लोग हटाने होंगे, अदरवाइज सेल्फ पोलिनेशन होने की पॉसिबिलिटी होती है। बिल्कुल। फिर हमारे पास एमास्कुलेशन आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बैगिंग करेंगे उसकी, अदरवाइज अनवांटेड जो है पोलन ग्रेन्स वहां पहुंच जाएंगे। बिल्कुल सर। फिर उसके बाद हम मेल प्लांट से जो है पोलन ग्रेन्स को कलेक्ट करेंगे, रिकलेक्ट करेंगे, तो सी आ जाएगा। और फिर उसके बाद हमारे पास हम डस्टिंग करेंगे इसकी, बिल्कुल, और फिर रीबैगिंग कर देंगे। हाँ, तो यहाँ और फिर यहाँ से इस तक। तो मेरा सीक्वेंस आ रहा है जो आंसर A D E C D F, तो इसका मतलब है थर्ड आंसर अपना जी बिल्कुल 4। तो स्टूडेंट्स आप जानते होंगे शायद कि हमें सबसे पहले तो डिजायर्ड कैरेक्टर वाले पेरेंट्स को सिलेक्ट करना होता है, तो हमारे पास फर्स्ट आ जाता है सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। सेकंड नंबर उसमें सेल्फ पोलिनेशन को प्रिवेंट करना आपको, तो आपको सबसे पहले इमैस्कुलेशन करना होगा, आई मीन उसके एंथर लोब को रिमूव करना होगा, तो हमारा सेकंड ये आ जाता है। थर्ड कंडीशन, फिर उसके बाद उसके अंदर अनवांटेड पोलन ग्रेन्स एयर या इंसेक्ट या अदर किसी पोलिनेटिंग एजेंट के थ्रू ना पहुंच जाए, इसके लिए हमें बैगिंग करनी होगी। बैगिंग करने के बाद हमें जो है ना मेल प्लांट जिसको हमने कंसीडर किया है उससे पोलन ग्रेन्स जो है कलेक्ट करने होंगे और देन उसकी डस्टिंग करनी होगी। तो पहले कलेक्ट करेंगे और बाद में डस्टिंग कर देंगे, और फिर और कहीं आउटसाइड से कुछ ना आ जाए इसके लिए हम उसको रीबैग करेंगे। अच्छा, ये सारी प्रक्रिया जो है सर बड कंडीशन में ही चलती है। जी बिल्कुल, आपने जैसा कि पिछले उसमें बताया था, ये बिल्कुल बड कंडीशन बात है। आप इसे फ्लावर ओपन होने वाली कंडीशन में नहीं, तब तक तो हो सकता है कि पॉलिनेशन कंप्लीट हो चुका होगा। तभी तो एक क्वेश्चन अक्सर सर अपन स्टडी कराते हैं कि हम फ्लावर में मियोसिस कहाँ स्टडी करते हैं, तो बड कंडीशन में उसके एंथर लोब को जो है ना देखा जाता है। बिल्कुल सर। Long ribbon-like pollen grain covered with the mucilaginous sheath are found in, ये सर हाइड्रोफिली में लिखा हुआ है। बिल्कुल। जोस्टेरा के लिए रेस्पेक्ट में कहा गया है कि जोस्टेरा इज ए मेराइन प्लांट, contain largest or longest pollen grain. They are ribbon shaped and are covered by mucilaginous covering. तो लॉन्ग होंगे तो वाटर पे इजीली फ्लोटिंग हो जाएगी, और म्यूसिलेजिनस एनवेलप होगा तो मतलब वाटर डिकेइंग से बच जाएंगे। बिल्कुल सर, वाटर से प्रोटेक्ट हो जाएंगे। तो वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स, इंसेक्ट तो नहीं होगा, बर्ड नहीं होगा, एयर नहीं होगा, तो ये कहीं लिखा है अपना फर्स्ट राइट आंसर बन जाता है। ये भी एनसीईआरटी में एक्चुअली लिखा हुआ जी सर। After incompatibility, pollen grains inhibited for their growth by following process. सर ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मेरे ख्याल से इसको डिस्कस की बहुत रिक्वायरमेंट है। कहा गया है कि पोलन पिस्टल इंटरेक्शन में कहा जाता है कि
pollination is an uncertain mechanism. Then pollen grain of various species may shed or rest on same stigma. Then stigma and pollen grain require pollen pistil interaction. Means it is a chemical mediate reaction. Here stigma decide which are right pollen grain for germination or which are not. ठीक है, तो फिर होता है, कहा गया है कि here upper surface of stigma and pollen grain represent a dialogue. एक शब्द यूज किया है, dialogue in the form of chemical reaction. If chemical reaction are in proper direction, then they represent compatibility. If reaction are not in proper direction, then they represent incompatibility. अब बात आती है कि जो incompatible pollen grain हुए हैं, अब इनके साथ में क्या किया जाए? तो कहा जाता है जो इनकम्पैटिबल पोलन ग्रेन होते हैं वो जब यहाँ पहुंच जाते हैं तो इनके साथ में इनहिबिशन दो तरीके से हो सकता है। नंबर 1 तो यहाँ सर कैलस प्लग बनाते हैं। तो कैलस प्लग का फॉर्मेशन हो जाता है, कैलस प्लग ये प्लग बनता है और इस कैलस प्लग को ये पेनिट्रेट नहीं कर पाता, क्रॉस नहीं, तो ये आगे नहीं जा पाते, इनको यहीं पर जर्मिनेशन से इनहिबिट किया जाता है। यहाँ सर दूसरी बात एक और एनसीईआरटी ने कही है, अगर इन्होंने कैलस प्लग को या जर्मिनेशन कर भी लिया, इन्होंने पोलन ट्यूब यहाँ तक पहुंचा भी दी, तो जो स्टाइल है वो इस पोलन ट्यूब को न्यूट्रिशन देना बंद कर देगी। मींस यहाँ पर इसकी भी ग्रोथ को चेकआउट इनहिबिट कर दिया। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है एनसीईआरटी में। तो लिखा इनहिबिट जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा, या तो यहीं पर स्टिग्मा को ये इसको जर्मिनेशन को रोक दे, या इनहिबिट ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब इन स्टार्च। तो ये दोनों ही इसके करेक्ट माने गए हैं। ब्रेकडाउन ऑफ स्पोरोपोलन, इससे ये कोई मीनिंग निकलता नहीं है। तो फर्स्ट एंड सेकंड इसका राइट आंसर सर बनता है जी। ये एनसीईआरटी में लिखा है, आप जरा ध्यान से उसको देखो तो ये लाइन मिल जाए। देखिए जो आंसर ने बहुत अच्छी बात बताई आपको, ये वाली जो है कैलस प्लग वाली प्लस इसको न्यूट्रिशन ना प्रोवाइड करने वाली, तो ये दोनों ही कंडीशन जो है सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए या मतलब है ना इनकम्पैटिबिलिटी को कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, select a wrong statement for a double fertilization। डबल फर्टिलाइजेशन के लिए गलत, देखो डबल फर्टिलाइजेशन एक ऐसा सेगमेंट है एनसीईआरटी में जहां से अक्सर एग्जाम में सर क्वेश्चन आता है। बिल्कुल, तो वो डायग्राम भी हो सकते हैं, वो अपने कंसेप्चुअल बेसिस पर भी हो सकते हैं। इट डिस्कवर्ड बाय नवाशिन इन लिलियम एंड फ्रिटिलिया प्लांट्स। जी बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल। अच्छा, ये एक टाइम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ करता था, अक्सर आया भी करता था सर। जी बिल्कुल। अच्छा, फ्यूजन ऑफ वन मेल गैमीट विथ एग कॉल्ड सिंगेमी, मतलब बिल्कुल इसे ट्रू फर्टिलाइजेशन कहेंगे, और ये एल्गी से लेकर आपके एंजियोस्पर्म तक प्रेजेंस हो सकता है। ट्रिपल फ्यूजन आल्सो टेक पार्ट इन फॉर्मेशन ऑफ नेक्स्ट जनरेशन इन ऑल प्लांट्स। ये तो गलत हो गया। हां, न्यूक्लोजेन इससे नहीं बने कि वो तो जाइगोट से बनती भाई, जाइगोट से ये तो केवल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, और ये सिर्फ एंजियोस्पर्म नहीं बनेगा, ये भी ऑल प्लांट। तो वैसे ही यहाँ पर इसको एग्री नहीं करा है। और कौन सा ट्रिपल फ्यूजन भी बताया इसने, ट्रिपल फ्यूजन मींस ये ओनली मतलब ना डबल फर्टिलाइजेशन की ही बात करता है। बिल्कुल, तो ये केवल उस सिंगेमी को तो काउंट ही नहीं कर रहा। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसलिए न्यूक्लोजेनिस जो है वो तो उसे मतलब सिंगेमी से प्रोड्यूस हो, तो ये रॉन्ग हो गया हमारा। और ये आंसर अच्छा रॉन्ग ही पूछा है, तो हमारा राइट आंसर भी यही बन रहा है। नेक्स्ट और देखिएगा, both male gamete represent fusion with two different cells of embryo sac। करेक्ट है, अलग-अलग सेल को मतलब वो फर्टिलाइज करेंगे, एक एग सेल को और एक सेकेंडरी न्यूक्लियस। बिल्कुल सर। Epihydrophily and hypohydrophily may studied in following pair of plant। ये भी फिर वही एनसीईआरटी के बेसिस पर है ना। तो अभी हम लोगों ने वेलेस्टेरिया की स्टडी की थी, अब हाइड्रोला के अंदर हाइपोहाइड्रोफिली हो जाएगी। जी जी बिल्कुल, और इसमें एपी हो जाएगा, तो इसमें सीधे आपको ये याद रखना है वेलेस्टेरिया अभी अपन ने स्टडी। अच्छा, लोटस के रिस्पेक्ट में बात करें तो सर इंसेक्ट पॉलिनेशन हो जाएगा, वाटर हाइसिंथ में इंसेक्ट पॉलिनेशन हो जाएगा दोनों में। अच्छा, लोटस में फिर इंसेक्ट हो जाएगा,
तो हाइड्रोफिली बी के दोनों ऑप्शन है, वेलिसिटी हाइड्रोला बेस्ट। जी सर नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग कैरेक्टर ऑफ पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स के डिफरेंट कैरेक्टर को हमें स्टडी करना है। प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ पोलन ग्रेन, ये किसमें है? अच्छा, अबव कैरेक्टर आर रिलेट विद द फॉलोइंग पॉलिनेशन। एक पर्टिकुलर पॉलिनेशन से के रेस्पेक्ट में हमें इनको कनेक्ट करना है, सिलेक्ट करना है। एक्सपोज्ड स्टेमन एंड फेदरी स्टिग्मा, ड्राई एंड नॉन स्टिकी, सारे के सारे जो कैरेक्टर है सर वो एनिमोफिली से रिलेटेड जा रहे हैं, मींस विंड पॉलिनेशन के लिए ये बात कही जा रही है। एनिमोफिली में जो है वो उसमें काफी सारे पोलन ग्रेन्स जो है वेस्ट चले जाते हैं, क्योंकि एयर करंट जो होती है ना वो अलग अलग डायरेक्शन में निकल जाती है, तो प्लांट को उसकी मतलब ना श्योरिटी के लिए फॉर पॉलिनेशन वो क्या करता है, मैनी पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करता है। सो मैनी पोलन ग्रेन्स आर डेवलप्स इन प्लांट। फर्स्ट हमारा करेक्ट है, किसके रेफरेंस में? एनिमो की। सेकंड नंबर आता है हमारे पास ये वाला सर, शायद आपने एक्सपोज स्टेमन। हाँ, इस एक्सपोज स्टेमन एंड फेदरी स्टिग्मा। देखिएगा स्टेमन जो है वैसे एयर में सस्पेंडेड है और जैसे ही हिलेंगे तो पोलन ग्रेन्स धीरे धीरे रिलीज होते चले जाते हैं, तो एक्सपोज्ड होते हैं। और साथ साथ में फेदरी स्टिग्मा है तो एयर इससे फिल्टर हो जाएगी, और एयर फिल्टर हो जाएगी तो पोलन ग्रेन्स इसके अंदर अटक जाएंगे। अदरवाइज पोलन ग्रेन को रोकने के लिए इन प्लांट के पास और कोई साधन है नहीं, तो ये करेक्ट हो गया। और ड्राई और नॉन स्टिकी होने जरूरी है, अदरवाइज ये लीफ से या पता नहीं किससे जो है ना और अटैच हो जाए, तो इसलिए ड्राई और कैसे होने चाहिए। एक लाइट वेट भी इसका एक अच्छा कैरेक्टर है भाई, लाइट वेट होंगे तभी आप हवा में फ्लो कर सकते हैं, और एक विंड होंगे तो भी अच्छा है। बिल्कुल जैसा कि पाइनस में सर। अच्छा सर, यहाँ टसल का भी इनको इंफॉर्मेशन दे दी जाए। एक्चुअली एनसीईआरटी में टसल शब्द लिखा है, उसको हिंदी में फुदने कहा गया है। वो ऐसे जो मेज होता है, इस मेज के जो कॉम है उसमें यहाँ पर जो इसकी कवरिंग होती है इस तरीके से, इस कवरिंग के जो ऊपर हमें एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर नजर आता है, इस तरीके का हेयर लाइक प्रोजेक्शंस नजर आते हैं। एक्चुअली भुट्टे में देखा हो, भुट्टे के भुट्टे में अपर साइड में, तो ये यहाँ पर इन्होंने स्टिग्मा का मॉडिफिकेशन बताया जी, तो दे आर मॉडिफिकेशन ऑफ स्टिग्मा जी, इससे एयर पास हो जाएगी। स्टिग्मा स्टिग्मा, ये स्टिग्मा का मॉडिफिकेशन है। और ये अब यहाँ पर ये जब पोलन ग्रेन हवा से आते हैं तो ये इसमें अटक जाएंगे। एयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, टसल कहा गया हिंदी में, फुदने शब्द एनसीईआरटी ने यूज किया है। अब सर ये सिर्फ फेदरी स्टिग्मा है, जैसे ग्रेनी फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनमें कुछ हद तक इस तरीके के स्ट्रक्चर्स हमें वहाँ नजर आते हैं, जो सर आपने यहाँ पर ये बात एक्सप्लेन की है, तो वो यही चीज है ना। तो ये अच्छा है क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है एनसीईआरटी बेस्ड। हाँ, ये तो है ही है। इसके साथ आप विंग्ड पोलन ग्रेन, लाइट वेट पोलन ग्रेन, ये वर्ड अभी पिछले साल ही सर पूछा गया था पाइनस के रेस्पेक्ट में। जी, विंग्ड पोलन ग्रेन फाउंड which of the following provides safe area for laying eggs and for development of larva of insects? जी, तो कौन है सर? ये तो एक तो एमोर्फोफॉलस है, हाँ, और ये आपका ये का है जी, का में मौत है। अपन ने कुछ डायग्राम फर्स्ट एपिसोड में उसके डायग्राम को भी बताया था। जी जी। तो ऑफराइस वो तो ऑर्किड वाली स्यूडो पॉपुलेशन हो गया, चीटर वाला एमोर्फोफॉलस है। और आपका यक्का जी, बिल्कुल आपका फोर्थ आंसर बनता है। यहाँ पर ये इसमें पॉलिनेशन के अगेंस्ट ये उन इंसेक्ट्स को एक प्रपोजल देते हैं कि आप अपने एग यहाँ पर डेवलप कीजिए, लार्वा, और लार्वा से अपनी लार्वा को फूड प्रोवाइड कराएंगे, एग सेफ एग लेइंग जो है ना और प्लेस प्रोवाइड कराएंगे। बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोलन ग्रेन ऑफ किसके हैं? प्लांट रिप्रेजेंट बाइबल पीरियड। अच्छा ये है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें मैचिंग करना है ए। तो ग्रासेस अगर रखते हैं तो पोलन ग्रेन ऑफ ग्रासेस प्लांट रिप्रेजेंट बी फ्यूमन। फ्यूमन तो नहीं होगा सर, मिनट्स होते हैं वो तो आपका मिनट्स होते हैं, हाँ वो 30 मिनट्स के लगभग आसपास होता है। तो धतूरा ये भी डायग्नोस हो गया, सोलेनेसी का, ये सोलेनेसी फैमिली का चला गया, फ्यू मंथ में चला गया, मंथ में चला जाएगा। तो फिर आपके ग्रासेस, ग्रासेस ये अपना आंसर सही बन जाता है। ग्रासेस के लिए कहा गया है
कि एंथर लोब से निकलने के बाद एक पोलन ग्रेन को विद इन 30 मिनट सर स्टिग्मा पर पहुंचना ही होगा, नहीं तो उसकी वायबिलिटी खत्म हो जाएगी और वो फर्दर फर्टिलाइजेशन करने लायक नहीं रहेगा। अच्छा जी, सिलेक्ट राइट स्टेटमेंट फॉर आउटब्रीड डिवाइसेस। जी, ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है और ये डिस्कशन का विषय है। आउटब्रीड डिवाइसेस के लिए कहा गया है, देखो हर एक ऑर्गेनिज्म अपना इवोल्यूशन चाहता है, अपने जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको एनवायरनमेंट के लिए बेटर एडेप्टेशन प्रोवाइड करना चाहता है। इसलिए यहाँ बात कही गई है कि क्रॉस पॉलिनेशन मस्ट है। क्रॉस फर्टिलाइजेशन करेगा तो उसमें वेरिएशंस आएंगे, नए एनवायरनमेंट के लिए एडेप्टेशन आएंगे सर, तो इवोल्यूशन की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएंगी। तो यहाँ एनसीईआरटी ने आउटब्रीड डिवाइसेस में कहा गया है कि mechanism or process which encourage cross pollination and discourage self pollination are included in outbreed devices। इसमें उन्होंने यूनिसेक्सुअलिटी ली है, सेल्फ स्टेरिलिटी को लिया है, हेटेरोस्टाइली को लिया है, हाइपोगेमी को लिया है, डिकोगेमी को इन्होंने इंक्लूड किया। तो वही चीज है सर, these devices encourage allogamy, करेक्ट है, एलोगेमी मतलब क्रॉस पॉलिनेशन है ना। इसके बाद में है दे डिस्करेज क्रॉस पॉलिनेशन, नहीं ये तो इंक्रीज करेंगे। दे एनकरेज सेल्फ पॉलिनेशन, तो ये भी रॉन्ग है। तो मतलब इसमें राइट सर पूछा है तो अपना फर्स्ट राइट आंसर बिल्कुल सही। पॉलिनेशन प्रोसेस इन एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म परफॉर्मेंस, मतलब यहाँ एक पॉलिनेशन की ऐसी प्रोसेस है जो एंजियोस्पर्म और सर जिम्नोस्पर्म में कॉमन, तो एनिमो आ जाएगा बिकॉज़ जिम्नोस्पर्म्स आर मोस्टली मतलब एयर पॉलिनेटेड प्लांट्स, सो एनिमो आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। वैसे यहाँ पर एक अच्छी बात ये बता दें सर कि टेरिडोफाइट ने अपने फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर पर डिपेंडेंसी शो की थी। जी। उसी को हटाने के लिए जिम्नोस्पर्म ने एनिमोफिली को अपनाया, अडॉप्ट किया था। लेकिन कहा जाता है कि अगर नेचर में सबसे ज्यादा एंजियोस्पर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसकी मेन सब 2 वजह यहाँ मेरे दिमाग में आती हैं। एक वजह तो ये है कि एंजियोस्पर्म ने मैक्सिमम मोड ऑफ पॉलिनेशन को अडॉप्ट किया। बिल्कुल भाई, उन्होंने एयर के साथ साथ में इंसेक्ट को भी इनवाइट किया, बर्ड्स को भी इनवाइट किया, और दूसरा इन्होंने सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट काम ये किया कि इन्होंने अपने सीड डिस्पर्सल के प्रोसेस को डेवलप किया, मैकेनिज्म डेवलप किया। बिल्कुल सही कहा, मींस वो फ्रूट लेकर आए। बिल्कुल। और जिम्नोस्पर्म ने एक टाइप का पॉलिनेशन अडॉप्ट किया, वो वेरिएबली, और फ्रूट वो लेकर नहीं आए। तो इसीलिए कहा जाता है कि वो एक पर्टिकुलर एरिया में रिस्ट्रिक्टेड है। जी है ना सर। सिलेक्ट मिसमैच्ड पेयर गिवन बिलो, नीचे दिए गए हैं उनको सेलेक्ट करना है। अरैकिस मतलब सर ये मूंगफली, ग्राउंडनट, क्लिस्टोगेमी सही, यक्का, प्रोड्यूबा मॉथ, फाइकस एनिमोफिली, ये रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग, ये इसमें इंसेक्ट के थ्रू होता है। बिल्कुल इंसेक्ट। और हाइपोगेमी आप कई देर से बता रहे हैं, कैलोट्रोपिस में भी फिजिकल बैरियर प्रेजेंट बिटवीन स्टिग्मा एंड एंथर लोब, इसके लिए वर्ड यूज किया आपने हाइपोगेमी, तो हमारा आंसर थर्ड। लेग्यूम प्लांट्स में मोस्टली क्लिस्टोगेमी ही मिलती है। लेग्यूमिनस जो प्लांट्स होते हैं उनमें जो आपने पढ़ा होगा कि एक वैक्सीलम होता है, साइड में 2 विंग्स होते हैं, आगे 2 कील होते हैं, ये क्या करते हैं, एनक्लोज रखते हैं, मतलब सेक्स ऑर्गन्स को पैक करके रखते हैं, तो क्लिस्टोगेमी को शो करता है। Characteristic feature which is not included in flower pollinated by insects, इंसेक्ट के लिए क्या वहां नहीं होगा। फुल ऑर्डर फ्लावर में प्रेजेंस, ये तो ठीक है। नेक्टर इज प्रेजेंट, सही है। स्मॉल साइज्ड पोलन ग्रेन विद पोलन किट, ये भी ठीक है। ऑलवेज प्रेजेंस ऑफ स्मॉल साइज का, इसलिए स्मॉल नहीं लार्ज होना चाहिए, कम से कम इतना बड़ा तो होना चाहिए कि इंसेक्ट को उसमें एंटर हो, तभी उसकी बॉडी से कांटेक्ट में आएंगे आपके पोलन ग्रेन। तो आंसर कहना चाहूंगा मैं, फॉल ऑर्डर के अंदर हमारे पास रैफलेशिया आ जाता है, जिसमें फ्लाइज वगैरह जो पहुंच जाती है, ठीक है। बदबू मारेगा, गंध आएगी, सुगंध आएगी तो अच्छी बात है, इंसेक्ट अट्रैक्ट होगा, लेकिन यदि बदबू आएगी तो भी तो कुछ इंसेक्ट होते हैं जो बदबू की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो पॉलिनेशन हो जाता है।
नेक्टर की प्रेजेंस तो जरूरी है। ऐसा यहाँ एक बात और हाँ। मेरे हिसाब से हो सकती है, या मैं मानता हूँ कि जो फॉल ऑर्डर होती है उसमें जो फ्रेग्रेंस है वो ज्यादा होती है, हाँ, और उसका जो डिस्पर्सन एरिया है वो ज्यादा होता है, इसीलिए तो रेफ्लिशन या हाँ, 3 हाँ, किलोमीटर में इस- अपनी प्रेजेंस को शो कर देता है। बिल्कुल, इसीलिए इन जो प्लांट है वो उन्होंने ऐसे फॉल ऑर्डर जनरेट किया जिससे कि उसकी जो सर्फेस एरिया जी 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 वो बढ़ जाए। बढ़ जाए। In both type of gamete are non-motile, they have to be brought together for the fertilization. Non-motile है और उन्हें पास आने के लिए फर्टिलाइजेशन के लिए उन्हें पास आना ही पड़ेगा जी। और इसीलिए एनसीईआरटी ने ऐसा कहा है कि एंजियोस्पर्म में मेल भी नॉन मोटाइल है, फीमेल भी नॉन मोटाइल है। अच्छा, इसीलिए इन्हें पॉलिनेशन की रिक्वायरमेंट है कि ये आ जाए पास पर। दिस इज अचीव्ड बाय साइफोनोगेमी। अच्छा जी, दिस इज अचीव्ड बाय कॉन्जुगेशन ट्यूब लाइक स्पाइरोगायरा। दिस इज अचीव्ड बाय ट्रांसडक्शन। ऐसा नहीं तो सर ये साइफोनोगेमी ठीक है, हाँ सेकेंडरी भी ठीक है, क्योंकि पॉलिनेशन यहाँ ऑप्शन में है नहीं। यहाँ कहा गया है कि ये एक कार्पल है, यहाँ इसका एग रखा हुआ है, ये इस जगह एग है यानी कि फीमेल, ये अपना इसका फीमेल गैमीट है ना। तो अब यहाँ इस फीमेल गैमीट से कनेक्ट होना है मेल गैमीट, तो इनके पास तरीका क्या है कि ये अपने मेल गैमीट को इस पोलन ट्यूब के जरिए यहाँ तक लेकर आए और यहाँ से फिर इसके साथ में फ्यूज कर, तो ट्यूब फॉर्मेशन हो गई, साइक्लोगेमी हो गया। बिल्कुल साइक्लोगेमी हो गई। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ये ठीक है सर। तो आंसर सेकंड नंबर है, बोथ आर नॉन मोटाइल। तो स्पाइरोगायरा के अंदर मोस्टली क्या होता है, टू सेल्स जो है वेजिटेटिव सेल्स जो है वो इस तरीके से एक दूसरे के पैरेलली अरेंज हो जाती ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। अब इसकी पूरी सेल जो है कॉन्ट्रैक्ट होकर एक गैमेट की तरह बिहेव करती है, एक आपके पास प्लस गैमेट है, एक आपके पास माइनस गैमेट। अब क्या होता है, इन दोनों के बीच में इस तरीके से एक ट्यूब की फॉर्मेशन होती है, इसको हम लोग नाम दे देते हैं कॉन्जुगेशन ट्यूब, और इसके थ्रू ये गैमेट इसके अंदर एंटर हो जाता है। तो इसमें भी दोनों नॉन मोटाइल। बिल्कुल सर ने बहुत अच्छी बात यहाँ एक्सप्लेन की है। हम पढ़ तो एम्ब्रियोलॉजी रहे, लेकिन यहाँ पर चूंकि इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं तो इसीलिए सर स्पाइरोगायरा को कॉन्जुगेशन ऑर्डर में रखेंगे, क्योंकि कॉन्जुगेशन यहाँ ट्यूब ये भी करेक्ट हो गया तो आंसर, तो हमारा आंसर फाइनली आ जाता है। तो फाइनली फोर्थ आंसर ये बन जाता है। बहुत बढ़िया सर। नेक्स्ट, ग्रुप ऑफ प्लांट रिप्रेजेंट सेम मीडियम पॉलिनेशन प्रोसेस जी, मतलब या तो एनिमोफिली हो या हाइड्रो हो या हाइड्रोफिली हो। तो वायोला सर ये ऑटोगेमी कर जाएगा, किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट ही नहीं है सर। और वॉल्वॉक्स में तो ऐसा कुछ है ही नहीं, पॉलिनेशन जैसा पॉलिनेशन होता ही नहीं। तो हाइड्रिला वेलिस्नेरिया जोस्टेरा इनमें सब में हाइड्रोफिली होती है ना, और पॉमेलाइन आ गई, फिर वही ऑटोगेमी का कांसेप्ट चला जाएगा। और अच्छा, इसमें वीट एनिमो हो जाएगा, लोटस इंसेक्ट हो जाएगा, ये इंसेक्ट हो जाएगा। तो अपने पास ये सेकंड आंसर चला गया। हाँ देखो, ये क्वेश्चन आपको देखने में बहुत इजी लगते होंगे, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये ट्रेंड है, एनसीईआरटी बेस स्टडी है और ये एक स्टूडेंट के लिए समझ में आना बहुत जरूरी है जी सर। कंसीडर द फॉलोइंग डायग्राम एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ये दो डायग्राम है ए एंड बी, इनके लिए सेलेक्ट करना है। जाहिर सी बात है कि डबल फर्टिलाइजेशन का डायग्राम है ना, जो आपने ये पहली बार देखा। बिल्कुल बिल्कुल। फर्स्ट क्वेश्चन के साथ एक एडिशनली और है जिसमें टोटल डबल फर्टिलाइजेशन एक्सप्लेन कर रहा है। ए ऑप्शन है यहाँ पर कि इन डायग्राम ए एन एग apparatus showing entry of pollen tube into a synergid। तो सही है सर, क्योंकि ये तो एग है, ये सिनर्जिट है, यहाँ पर हो रही है, pollen दिखा रहा है, ठीक है। डायग्राम बी शो द डिस्चार्ज ऑफ मेल गैमेट इनटू ए सिनर्जिट। बिल्कुल सही है सर जी, है ना, क्योंकि सिनर्जिट में हो रहा है एंट्री। डायग्राम ए शो द मूवमेंट ऑफ द स्पर्म इनटू द एग एंड द सेंट्रल
सेल इन एल्गी। एल्गी में तो कुछ पता यहाँ ही नहीं। यहाँ जाते से ही ये गलत हो गया जी। डायग्राम ए एंड बी बोथ रिप्रेजेंट मैकेनिज्म ऑफ पोस्ट ये तो फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। ये तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस गलत हो जाता है। फर्स्ट आंसर आ जाता है, तो आंसर फर्स्ट एंड ए एंड बी है ना सर? जी बिल्कुल सही। फर्स्ट आंसर इसका बन जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है which type of abiotic and biotic pollination is most common in angiosperm cell? मेरा स्पेक्ट ये बढ़िया इन्होंने बात करी बहुत है। अच्छी है, ये वाला पॉइंट बहुत ही अच्छा है, तो आंसर ये वाला, बिल्कुल। ये वाला। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि अगर एक प्लांट अगर पॉलिनेशन करता है तो प्रायोरिटी बायोटिक को देगा। बिल्कुल। और अगर उसे एबायोटिक में भी किसी को प्रायोरिटी देनी होगी तो सर फिर एनिमो के लिए, ऐसा एनसीईआरटी ने कह रखा है। बिल्कुल सर। एबायोटिक विंड पॉलिनेशन, हाँ, फिर ये भी एबायोटिक हो गया, इसलिए फर्स्ट नहीं जा सकता। एंटेमोफिली, हाँ, मतलब आप देखो कि हाँ। पॉलिनेशन जो इंसेक्ट होता है वो 80% हनी बी करता है जी। और मेजॉरिटी में तो वाटर पॉलिनेशन यहाँ नहीं होगा, नहीं होगा, एनिमोफिली ही होगा। हाँ। एनिमोफिली एंड एंटेमोफिली। तो चूंकि वाटर पॉलिनेशन को तो कई 1 और लोगों ने 2% कंसीडर भाई टेरिडोफाइट ही इस चीज हाँ। का भुगतान कर चुके हैं कि जी। उन्हें दुनिया से जाना पड़ा, है ना? तो पॉलिनेशन अपनाई इसलिए गया था कि सही, इससे सही। वाटर पे डिपेंडेंसी को रिड्यूस किया जाए। जी। तो ये वाटर का कंसेप्ट तो यहाँ नहीं आएगा और भी तो फिर ये नहीं। हाँ, तो मेरा आंसर आ जाता है थर्ड। आंसर थर्ड चला जाता है। बढ़िया क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ क्लिस्ट्रोगेमी सर? तो कोमिलाना और वायोला, वायोला ऑक्सेलिस, ग्राउंडनट में भी ये चीज जी। आ जाती है। जी। तो ये अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which statement is wrong for insect pollination? insect pollination के लिए क्या गलत हो सकता है? तो when the flower are small then they presence in cluster of Inflorescence, करेक्ट है। हाँ, स्मॉल है तो ग्रुप में, क्लस्टर में क्लस्टर में, करेक्ट है। nectar and pollen grains are The flower reward for pollinators, ये भी ठीक है। एक बार many species of plant contain long ribbon, ये तो उसमें चला गया वाटर, ये वाटर पॉलिनेशन के लिए वाटर है। के लिए, तो ये यही रॉन्ग हो जाएगा। जी। दे हैव लार्ज कलरफुल फ्लावर, ये सही, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मीन ऑफ आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस? इसका मतलब क्या? ये फिर वही क्वेश्चन है लेकिन अलग तरीके से पूछा जा सकता है, उसकी बात करी जा रही है। तो आउटब्रीड डिवाइसेस वो है जो क्रॉस पॉलिनेशन को एनकरेज करेंगे और सेल को डिस्करेज करेंगे। तो डिस्करेज सेल पॉलिनेशन सर सही है जी, है ना? और फिर डिस्करेज क्रॉस पॉलिनेशन ये गलत है। एनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन ये बिल्कुल सही है। तो आंसर अपना ये फर्स्ट एंड थर्ड है ना? When pollen grains of a flower fall on the stigma of another flower of the same plant, this condition is called as, ये जेटोनोगेमी के रिस्पेक्ट में जी, क्योंकि प्लांट एक ही है, उस पर दो फ्लावर हैं जी, बिल्कुल। और कहा जा सकता है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन जी, फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट जी। उन्होंने चिचोनोगेमी तो वैसे ही कुछ बताया था। तो आप ये देख सकते हैं कि ये एक आपके पास एक प्लांट है, इस प्लांट के अंदर ये फ्लावर है, ये दूसरे वाला फ्लावर, यहाँ से पोलन ग्रेन निकलकर यदि यहाँ पर पहुंचता है तो उसे इकोलॉजिकल एजेंट मतलब पोलिनेटिंग एजेंट रिक्वायर्ड होगा, बिल्कुल सर, ठीक है। बट पूरे प्लांट की जेनेटिक सेम है। सो गेटोनोगेमी इज द जेनेटिकली सेल्फ पोलिनेशन बट इकोलॉजिकली क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पर बिल्कुल सही। तो इन्होंने कहा कि जेनेटिकली सेल्फ पोलिनेशन करेक्ट है, बिल्कुल। फिर जेनेटिकली सेल्फ पोलिनेशन एंड इकोलॉजिकली क्रॉस पोलिनेशन ये ज्यादा करेक्ट है, ज्यादा करेक्ट। तो आंसर हमारा सेकंड चला जाता है। बिल्कुल ठीक है। तो ये है, लेकिन मोर करेक्ट की बात आएगी हाँ। तो अपने सेकंड की ओर जाए जी। हाँ सर। Next question is, in some cereals like the rice, wheat, pollen grain lose the viability within, तो ये 30 मिनट्स के लिए हो जाएगा सर। जी। But in member of Rogers, ये NCERT का बढ़िया कुछ क्वेश्चन मंथ के लिए है ना, कुछ महीने के लिए ये NCERT ने लिख रखा है। जी, रोजेसी, लेगुमिनेसी, सोलेनेसी और पोलन ग्रेन की जो वायबिलिटी है वो कुछ महीनों के लिए है।
तो अपना ये आंसर 30 ये आपको याद रखना है, दिमाग में अच्छे से बिठा लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फिनोमेना ऑब्जर्व इन सम प्लांट वेयरिंग पार्ट ऑफ द सेक्सुअल apparatus is used for the forming embryos without fertilization। तो ये एपोमिक्सिस की ओर जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल जा रहा है। तो एपोमिक्सिस पर थोड़े से सर इनको बताएं आप। अच्छा, तो एक तो है ये पार्थिनोकार्पी शब्द। कार्प का मतलब फ्रूट होता है। कार्प का मतलब होता है फ्रूट। तो इसके लिए सिंपल कहा जाता है कि फॉर्मेशन ऑफ fruit without fertilization process. They may induced by some growth hormones. जी बिल्कुल, जिबरेलिन, नॉक्सिन, ये सब ग्रोथ कर सकते हैं। अच्छा, एपोमिक्सिस के लिए सर ये है कि एपोमिक्सिस के लिए एनसीईआरटी ने कहा है कि एपोमिक्सिस इज ए मिमिक ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बिल्कुल, मतलब हिंदी में कहें तो अनुहरण। हाँ, मींस ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक्टिंग तो करते हैं। हाँ, बट एक्चुअली इट इज asexual रिप्रोडक्शन। बिल्कुल, where they lack of fertilization and meiosis process। जी ना तो इनमें फर्टिलाइजेशन होगा, ना ही इनमें meiosis होगा जी। तो वो सारी प्रोसेस कहलाती है एपोमिक्सिस में आ जाती है ना। फिर इसमें काफी डिटेल है एपोमिक्सिस में। जैसे पिछली साल सब पूछा था क्या था, पार्थिनोजेनेसिस। जी पार्थिनोजेनेसिस में अनफर्टिलाइज्ड एग is converted into embryo, then it called parthenogenesis। अच्छा, ये शब्द जो है एनसीईआरटी ने यूज किया है सर, वो सेक्स डिटरमिनेशन इन हनी बी, वहां पर जो ड्रोन के फॉर्मेशन में इन्होंने बात करी है, वहां पार्थिनोजेनेसिस शब्द यूज किया। जी लेकिन पिछली साल इन्होंने जो है बॉटनी में क्वेश्चन पूछा। जी बिल्कुल, जबकि बॉटनी में पार्थिनोजेनेसिस अपनी बिल्कुल सीधा नहीं है ना। फिर वहां पर एपोस्पोरी और एपोगेमी का कंसेप्ट भी है। तो ये कंबाइंडली फिर जाके एपोमिक्सिस हो जाते हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो एपोमिक्सिस ये नेक्स्ट सिलेक्ट रॉन्ग पेयर, ठीक है। पॉलन एलर्जी करेक्ट, पार्थिनियम करेक्ट, हाँ बिल्कुल। Cryopreservation preservation of pollen grain at -196 degree centigrade temperature in liquid nitrogen। ये बिल्कुल सही है, ये सही है, ये भी सही है। पोलन जर्मिनेशन सर, ये बोरॉन की रेसिपी, बोरॉन तो ये यहाँ कहीं ना कहीं। और मालवेसी एंड कुकुरबिटेसी, इनके अंदर जनरली नंबर ऑफ पोलन ट्यूब जो है वो मोर देन 1 होता है। तो इनके लिए इनको हम साइक्लस कंडीशन। लेकिन मोस्टली जो प्लांट है सर उसपे एक ट्यूब पर। हाँ, मोस्टली एंजियोस्पर्म रिप्रेजेंट मोनोसाइकोन, while the member of cucurbitaceae and मालवा नेग्लेक्टा में 14 पोलन ट्यूब बन सकती है एक फ्लावर है मालवा। तो मालवेसी का अच्छा क्वेश्चन है, तो ये भी करेक्ट है। तो हमारा बच गया थर्ड। तो सर इन्होंने रॉन्ग पूछा है, तो थर्ड आंसर। Next question is egg apparatus is made up of। एग apparatus में 2 सिनर्जिट, ये वाली, हाँ ये कंडीशन, ये वाली एक एग हो गया सर। जी तो एग एंटीबॉडी नहीं आएगा, तो सिनर्जिट हो जी बिल्कुल, 2 सिनर्जिट हो। तो अपना फोर्थ आंसर चला। Yellowing sticky pollen kit is found on pollen grains of Entomophilus flower that are formed by। याद रखिएगा इसको, तो टैपिटम सीक्रेट करता है वो सर। इसमें यूबिस बॉडी का भी कुछ कंसेप्ट होता है। हाँ जी बिल्कुल, हाँ, तो वो स्टिकी सब्सटेंस उसके जो उसका जो रफ सरफेस होता है उसमें जाके फिलिंग करता है। और ये इस पोलन जो किट है वो पोलन ग्रेन को जो पॉलिनेटर्स हैं उनकी बॉडी से अटैच करने में काम है ना। सेकंड आंसर, तो इसका सेकंड याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है। टैपिटम ही कंपैटिबिलिटी के लिए रिस्पांसिबल माना गया है, और यही पोलन किट के फॉर्मेशन के लिए रिस्पांसिबल माना गया, यही उसको स्पोरोपोलिन की फॉर्मेशन के लिए माना गया। तो ये एक एम्ब्रियो है, और कंसीडर द रॉड लाइक स्ट्रक्चर एज द एम्ब्रियोनल एक्सिस एक्स।
ये एक्स एक एम्ब्रियोनियल एक्सिस बताई जा रही है। हाँ। और फिर इसके कोटिलिडन के रेस्पेक्ट में आप यहाँ पे जो आंसर मैं बताऊं तो अपन यहाँ पे कोटिलिडन अटैच कर देते हैं बिल्कुल एक्स पे। सारी अब क्लियर हो जाएगी। अब क्लियर हो गया। अबव है एपिकोटाइल, बिलो है हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल भाई कोटिलिडन ये है कोटिलिडन्स है ना, ये कोटिलिडन है ना। अब ये कोटिलिडन चूंकि डाइकॉट के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो अगर इसके ऊपर का हिस्सा है एपिकोटाइल, नीचे का हिस्सा है तो हाइपोकोटाइल। तो ए तो एपी हो गया और बी हाइपो हो गया। फर्स्ट आंसर आ जाता है। फर्स्ट आंसर ये आ जाता है। सही। नेक्स्ट है सर ये डबल फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड इन्होंने दिया है। फाइंड आउट ए बी सी इन द फॉलोइंग चार्ट गिवन बिलो। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि हैप्लॉइड है तो सर जाहिर सी बात है ये वाला। हाँ क्योंकि इन्होंने 2n की बात करी है तो वो सेकेंडरी न्यूक्लियस की बात होगी। और फिर ये ट्रिपल फ्यूजन के जरिए पेन का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो ये मेल गैमेट हो गया। हाँ मेल गैमेट, सेकंड मेल गैमेट। और ये आपके पास पोलर न्यूक्लियाई और ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो मेल गैमेट हो गया, सेकेंडरी न्यूक्लियाई एंडोस्पर्म हो गया। जी सर। तो ये सीधा सीधा अपना सेकंड आंसर चलो बन जाता है। अच्छा है। In self incompatibility plant which kind of pollination is। अब यहाँ पर इन्होंने कहा है कि जो आउटब्रीड डिवाइसेस थे तो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, जैसे सेल्फ स्टेरिलिटी सर वो ऐसा जो जेनेटिक बेसिस पर है जी कि कुछ प्लांट क्या करते हैं अपनी ही पोलन ग्रेन को अपनी स्टिग्मा पर जर्मिनेट नहीं होने देते, उन्हें रोक देते हैं उसी को सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी कहते हैं जी, है ना। तो ये सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करेगा, क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा। हाँ बिल्कुल। तो क्वेश्चन पूछा है चौहान साहब इन्होंने, इन सेल्फ कंपैटिबल प्लांट व्हिच काइंड ऑफ पॉलिनेशन इज प्रेजेंट। सो क्रॉस होगा और क्रॉस पॉलिनेशन होगा तो जीनो होगा। नहीं हाँ जीनो होगा क्योंकि गेटेनो में भी सेम आ गया और ऑटो में भी सेम आ गया। क्योंकि देखो जेनोगेमी को ही अपन तीन नाम टर्म लेते हैं। एक तो एलोगेमी है सर, हाँ क्रॉस पॉलिनेशन, और इसी को हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, तो ये सारे नाम एक ही के हैं, जेनोगेमी कह दो, एलोगेमी कह दो, क्रॉस पॉलिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ribbon shaped elongated pollen grain and yellowing color pollen grain are found in following plant respectively। इसमें दो क्वेश्चन को मिक्स कर दिया गया है। एक ribbon shape तो सर जस्ट वाटर के लिए चला जाएगा, और येलो कलर जो है ये एंटेमो तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए। जैसे इंशारी ने कहा भी है कि जैसे मान के चलो कि आप जो गुड़हल है, गुड़हल के अगर फ्लावर में जो स्टिग्मा बाहर की तरफ आते हैं उस हिस्से को टच करो तो वहां बच्चों आपको पोलन ग्रेन मिल जाएंगे, मतलब हाथ पे कुछ येलो डस्ट जैसा कनेक्ट हो जाएगा। दरअसल कैरोटीनॉइड्स होते हैं चौहान साहब, उनके लिए एक बात हमें हायर बुक्स में और भी मिलती है कि कैरोटीनॉइड्स जो होते हैं ना वो पोलन ग्रेन में डिपॉजिट हो जाते हैं, तो सनलाइट से आने वाली जो यूवी रेज होती है उनसे भी उनको प्रोटेक्शन मिलता है, तो उसी की वजह से कलर आ जाता है। तो इसलिए एंटेमोफिलस जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उनमें कैरोटीनॉइड की क्वांटिटी कुछ ज्यादा रहती है ताकि वो यूवी रेज से प्रोटेक्टेड रह सके। बहुत बढ़िया बात बताई सर ने यहाँ पर। थर्ड आंसर चला जोस्टेरा एंड चाइना रोज थर्ड आंसर आता है। ठीक है। The central cell after triple fission coat zygote प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल रिपीट हो गया अभी अपन ने हाँ both autogamy and heterogamy are prevented कहाँ तो ये पपाया हो जाएगा सर। हाँ क्योंकि डायसिस प्लांट है, मेल फीमेल अलग अलग रहेंगे। हाँ तो ना तो heterogamy होगी ना autogamy होगी। How many given plants perform pollination by water? कौन कौन वाटर से करेगा सर? वेलिस्नेरिया, जोस्टेरा, ऑक्जेलिस नहीं होगा, नहीं, हाइड्रिला, बस वाटर लिली नहीं करेगा, इंसेक्ट और इंसेक्ट के जरिए हो जाएगा। थर्ड, तो ये आंसर हो जाता है। तो साहब आज का सर, तो आज हम लोगों ने ये थर्ड एपिसोड कंप्लीट किया है
और इसमें हमारा जो अगला फोर्थ है उसमें हम लोगों ने सीड फ्रूट इनकी इंफॉर्मेशन ली है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, है ना। और इस तरीके से हमारा नेक्स्ट एपिसोड एपोमिक्सिस और इनकम्पैटिबिलिटी के बारे में भी हम नेक्स्ट एपिसोड में थोड़ा डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। जी ओके, थैंक यू। थैंक यू।